रातें वहीं बस बातें बदलनी हैं, कुछ करने को अपनी आदतें बदलनी हैं। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट अप्रोचिंग स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संपूर्ण हिंदी श्रृंखला में बात करेंगे ध्वनि की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। टॉपिक का नाम है आपका ध्वनि। जान लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग ध्वनि ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ध्वनि ही क्यों पढ़ेंगे। जैसे आज भी समझ लीजिए, सबसे मूल इकाई जो भाषा की होती है वो कहलाती है आपकी ध्वनि। इस ध्वनि से निर्माण होता है किसका? वर्ण का। और फिर इस वर्ण से निर्माण होता है शब्द का। इसी शब्द को पद कह दिया जाता है अगर किसी वाक्य में ये प्रयोग कर दिया जाए। फिर इस शब्द से निर्माण होता है वाक्य का, जो कि भाषा की पूर्ण इकाई भी कहलाती है। फिर इस वाक्य से निर्माण होता है किसका? भाषा का। जो हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं उसका निर्माण किससे होता है? वाक्य से। ये तो क्रम चलता है आपका कहाँ? व्याकरण में। ये क्रम कहाँ चलेगा आपका? व्याकरण में। लेकिन अगर बात करें भाषा साहित्य की, तो भाषा साहित्य में यही क्रम बदल जाता है। सबसे मूल आपकी जो भाषा हो जाती है वो हो जाती है संस्कृत। फिर इस संस्कृत से भाषा आपकी बदल करके कहलाती है पाली। कुछ परिवर्तन हुआ, फिर भाषा कहलाई आपकी पाली। इस पाल के बाद फिर भाषा बदली और भाषा कहलाई आपकी प्राकृत। और प्राकृत से फिर आई भाषा अपभ्रंश। प्राकृत से भाषा आई अपभ्रंश और अपभ्रंश से भाषा आई आपकी हिंदी। इन दोनों के बीच में एक और संक्रांति काल आया जिसको कहते हैं अवहट्ट। इसको अवहट्ट भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसको हम लोग पढ़ते हैं भाषा साहित्य में। भाषा साहित्य में, या इसको कह सकते हैं हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा साहित्य। तो व्याकरण और साहित्य इन दोनों को अगर हम मिला दें तो वो मिलते कहाँ हैं? वो आपकी इकाई है भाषा। आज बात करनी है हम लोगों को ध्वनि की। तो आज हम लोग जानेंगे ध्वनि के बारे में। तो चलिए जानते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ होती हैं आपकी तीन प्रकार की। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। कौन कौन सी? पहला प्रकार आपका होता है संप्रक ध्वनि। संप्रक ध्वनि, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने नियम दिया था कि अगर वर्गीय व्यंजन से पहले उसका पंचमाक्षर आए तो वो पंचमाक्षर अनुस्वार में परिवर्तित हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दूसरी ध्वनि का प्रकार है युग्मक या द्वित्व ध्वनि। दूसरी ध्वनि का प्रकार है युग्मक या द्वित्व ध्वनि। युग्मक या द्वित्व ध्वनि। और तीसरी ध्वनि का प्रकार है संयुक्त या मिश्रित ध्वनि। संयुक्त या मिश्रित ध्वनि। तो हिंदी में ध्वनियों के प्रकार कितने हुए? तीन। अब जानते हैं संपर्क ध्वनि क्या होती है। तो अगर शब्द में वर्णों के योग से उनकी ध्वनि दो प्रकार हो जाए, या तो क्या हो जाए? अनुस्वार ध्वनि उनकी क्या हो जाए? या तो हो जाए अनुस्वार या तो हो जाए अनुनासिक। अनुनासिक, ये दोनों ध्वनियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। अनुस्वार क्या होता है? ये वास्तव में व्यंजन की भांति व्यवहार करते हैं। और जो अनुनासिक होता है ये किसकी भांति व्यवहार करता है? स्वर की भांति। ब्रैकेट में लिख भी लीजिए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर की भांति कौन व्यवहार करते हैं और व्यंजन की भांति कौन व्यवहार करते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अनुस्वार, जैसे शब्द लिखा है संध्या। शब्द क्या लिखा हुआ है? शब्द लिखा हुआ है संध्या। तो आप देख रहे हैं कि वास्तव में ये जो अनुस्वार लिखा हुआ है ये न के स्थान पर आया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अनुस्वार व्यंजन की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन इसमें ध्वनि कौन सी हो जाएगी? संप्रक या संप्रक ध्वनि। दूसरा है आपका अनुनासिक। अगर इसी संज्ञा का हम तद्भव रूप लिख दें और वो रूप क्या होगा आपका? सांझ। रूप क्या होगा? सांझ। इसको हम चंद्र बिंदु के भी नाम से जानते हैं। तो आप याद रखेंगे कि अगर केवल बिंदु होगी तो आपका कहलाएगा अनुस्वार, लेकिन अगर चंद्र बिंदु होगी तो वो कहलाएगा आपका अनुनासिक। एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे शब्द लिखा है आपका कंस। शब्द क्या लिखा हुआ है? कंस। कंस जानते हैं श्री कृष्ण जी के मामा जी। दूसरा, इस धातु का एक नाम लिखते हैं जिस धातु का नाम क्या है? कांसा। तो अगर कंस में बात करेंगे तो अनुस्वार होगी, कांसा में बात करेंगे तो कौन सी ध्वनि होगी आपकी?
अनुनासिक। इसी प्रकार और एक शब्द लिखते हैं, जैसे शब्द लिखा है आपका वंश, शब्द क्या लिखा हुआ है वंश। और एक शब्द लिख दें, मान लीजिए शब्द लिखा है आपका मीमांसा, शब्द लिखा है मीमांसा। मीमांसा का अर्थ होता है इच्छा। तो अगर वंश में बात करेंगे तो ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, और अगर मीमांसा में बात करेंगे तो नीचे आपका क्या है अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु को कहते हैं अनुनासिक और इसको क्या कहते हैं अनुस्वार। लेकिन दोनों प्रकार के ही शब्दों में अगर ध्वनि की बात करें तो कौन सी ध्वनि होगी, संप्रक ध्वनि। अगली ध्वनि है आपकी युग्मक या द्वित्व ध्वनि। इसके नाम में ही शब्द आया है द्वित्व, यानी कहीं ना कहीं वर्णों का द्वित्व होगा। द्वित्व का अर्थ है दो। तो इनके नाम के अनुसार ही इसकी परिभाषा है कि यदि दो एक ही प्रकार के वर्ण, शब्द पर ध्यान देंगे, दो एक ही प्रकार के वर्ण के उच्चारण अगर हों तो वो ध्वनि कहलाएगी आपकी युग्मक या द्वित्व ध्वनि। या दूसरे रूप में कह सकते हैं कि दो एक ही प्रकार के ह्रस्व प्लस दीर्घ के रूप में हो, चाहे दोनों ह्रस्व के रूप में हो। ह्रस्व का अर्थ है अर्ध रूप में, दीर्घ का अर्थ है पूर्ण रूप में या स्वर उसके साथ शामिल हो। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे शब्द भारत की राजधानी क्या है दिल्ली, जैसे शब्द लिखा है आपका दिल्ली, तो दिल्ली में अगर ध्वनि की बात करें तो युग्मक या द्वित्व ध्वनि होगी। एक ह्रस्व रूप में है, दूसरा किस रूप में है दीर्घ रूप में। यह दोनों ही ह्रस्व के रूप में हो सकते हैं। जैसे शब्द आपका बहुत पूछा जाता है उज्ज्वल, वर्तनी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। शब्द क्या है आपका उज्ज्वल, तो दोनों ही देख रहे हैं जा किस रूप में है ह्रस्व रूप में है। तो ये ध्वनि आपकी कहलाएगी कौन सी ध्वनि, युग्मक या द्वित्व ध्वनि। जैसे उदाहरण लिखा है सत्ता, उदाहरण क्या लिखा हुआ है सत्ता। या उदाहरण एक और लिख दें क्या महत्ता, शब्द लिख देते हैं महत्ता। तो इन शब्दों में जो ध्वनि होगी आपकी वो ध्वनि क्या कहलाएगी आपकी युग्मक या द्वित्व ध्वनि। एक ही प्रकार के वर्ण अगर होंगे और ह्रस्व प्लस ह्रस्व के रूप में होंगे। दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि जो भी वर्गीय व्यंजन जो लोग नहीं जानते हैं आपको वर्णमाला में बताएंगे वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं। यहाँ केवल आप समझ लीजिए वर्गीय व्यंजन के दूसरे चौथे वर्ण जो आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं का से लेकर माँ तक, उनके जो दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं इनका द्वित्व कभी भी नहीं होता। इनका द्वित्व कभी नहीं होता, इनका द्वित्व कभी नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है कि वर्गीय व्यंजन के दूसरे और चौथे वर्ण इनको महाप्राण भी कहा जाता है, इनका द्वित्व कभी नहीं होता। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दें। जैसे उदाहरण है आपका भुक्खड़, उदाहरण क्या है आपका भुक्खड़। ये वर्तनी में खूब पूछा जाता है। भुक्खड़ में आपको दिख रहा है कि खा और खा दो एक ही साथ आ गए हैं, लेकिन वास्तव में वर्तनी की दृष्टि से ये क्या होता है गलत होता है। इसकी सही वर्तनी क्या होती है भुक्खड़, भुक्खड़ या सधुक्कड़ भुक्खड़। तो इसलिए ये वर्तनी आपकी क्या हो जाएगी सही हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और तीसरा प्रकार है आपका संयुक्त या मिश्रित ध्वनि। संयुक्त या मिश्रित ध्वनि, संयुक्त या मिश्रित ध्वनि क्या होती है, तो संपर्क में आपके दोनों वर्ण एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक इसके विपरीत संयुक्त या मिश्रित ध्वनि में क्या होगा, दोनों वर्ण आपके अलग अलग प्रकार के होंगे, यानी अलग अलग वर्णों के योग से एक वर्ण बने और उस वर्ण के उच्चारण अगर एक साथ हों तो वो ध्वनि कहलाएगी आपकी संयुक्त या मिश्रित ध्वनि। उदाहरण समझ लीजिए, जैसे जो भी आपके संयुक्त वर्ण होते हैं जैसे छा या तो त्रा या जा, या बात करें स्रा। अब ये स्रा तो महत्वपूर्ण है। एक और शब्द आता है आपका श्री, इसमें सा के साथ कौन सा स्वर शामिल है री, एकमात्र स्वर री, जिसके योग से अगर सा के साथ हो जाए तो जो ध्वनि होगी वो कहलाएगी आपकी संयुक्त या मिश्रित ध्वनि। तीसरा आपका अगला वर्ण हो सकता है आपका प्रा, या एक शब्द दा और या के योग से बनता है जिसको हम लोग कह देते हैं क्या द्या, या तो ऐसे लिखा हो आपका दा और वा के योग से द्वा। इन वर्णों से उच्चारित होने वाली जो भी ध्वनियाँ होंगी आपकी वो क्या कहलाएंगी संयुक्त या मिश्रित। उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे शब्द लिखा है आपका क्षत्रिय, तो इसमें तो देख रहे हैं यहाँ भी आपका संयुक्त वर्ण है और यहाँ भी संयुक्त वर्ण है।
दूसरा आप शब्द लिखते हैं श्रृंगार। ये सभी महत्वपूर्ण शब्द हैं क्योंकि वर्तनी में पूछे जाते हैं। तो क्षत्रिय श्रृंगार, या तो शब्द लिख देते हैं द्वंद्व। शब्द क्या लिख देते हैं? द्वंद्व। ये भी वर्तनी में शब्द खूब पूछा जाता है, तो ये भी शब्द आपको याद रखना है। तो ये ध्वनि आपकी कहलाएगी संयुक्त या मिश्रित ध्वनि। अब चूंकि हम लोग ध्वनि पढ़ रहे हैं तो इन्हीं ध्वनि के साथ में आपको पता है कि हम लोग जीएस का कौन सा पॉइंट ऐसा हो सकता है जो हम इस टॉपिक के साथ रिलेट कर सकते हैं, तो वो टॉपिक ध्वनि ही है। यानी आपको पता है कि ध्वनियाँ एक तो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं और दूसरी कहाँ पढ़ते हैं? विज्ञान में। तो विज्ञान की भी जो ध्वनि होती हैं उनको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पास लिखते हैं ध्वनि। आपको पता है कि जो ध्वनि होती है ये यांत्रिक तरंग है। तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि ध्वनि कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग का अर्थ ये है कि इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, तभी ये ध्वनि कहलाएगी यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग है तो माध्यम की आवश्यकता होगी। तो आपको पता है निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, तो वास्तव में इसीलिए कहा जाता है कि निर्वात में जो चाल होती है प्रकाश की, जो निर्वात में चाल होती है ध्वनि की, वो क्या होती है? शून्य। निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है? शून्य। लेकिन वास्तव में ध्वनि की चाल क्या होती है? तो होती है 332 मीटर या किलोमीटर पर सेकेंड। 332 किलोमीटर पर सेकेंड ये क्या होती है? ध्वनि की चाल। अगला पॉइंट इसी ध्वनि के संबंध में लिखें कि सबसे ज़्यादा जो गति होती है, सबसे ज़्यादा जो वेग होता है वो किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा वेग होता है आपका ठोस में, और ठोस के बाद फिर किस में होता है? आपका द्रव में, और सबसे कम किस में होता है? गैस में, और जीरो किस में होता है? तो वो होता है आपका निर्वात में। तो ध्वनि के संबंध में इतनी जानकारी। दूसरा, जो आपकी क्रूज मिसाइलें होती हैं, रक्षा विभाग में होती हैं आपकी, उसमें 332 किलोमीटर पर सेकेंड इसको कह दिया जाता है मैक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें जो होती हैं उनकी ध्वनि का जो मात्रक होता है वो होता है आपका मैक। दूसरा, इसी ध्वनि की अगर मात्रक की बात करें तो जो किलोमीटर पर सेकेंड लिखा है इसी को कह देते हैं डेसिबल। क्या कह देते हैं? डेसिबल। तो डेसिबल भी आपको याद रखना है। ये क्या है? ध्वनि का मात्रक। ये तो हो गई ध्वनि के बारे में सामान्य जानकारी। फिर अगर इसी ध्वनि को हम आवृत्ति के आधार पर बांट दें, यानी आवृत्ति के आधार पर अगर आपसे ध्वनि पूछी जाए तो वो भी कितने प्रकार की होती हैं? तो जैसे हिंदी में 3 प्रकार की, वैसे ही साइंस में भी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती हैं आपकी अपश्रव्य तरंगे, दूसरी होती हैं आपकी श्रव्य तरंगे, और तीसरी होती हैं आपकी पराश्रव्य तरंगे। 3 प्रकार की ध्वनियाँ या उनकी तरंगे। आवृत्ति होती क्या है? प्रति सेकेंड में कितनी बार वो ध्वनि उच्चारित होगी, उसी को कहते हैं क्या? आवृत्ति। तो आवृत्ति के आधार पर ध्वनियाँ 3 प्रकार की, अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य। और आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है आपका हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। तो इसलिए अपश्रव्य जो होती हैं वो होती हैं 20 हर्ट्ज से नीचे। 20 हर्ट्ज से नीचे, इससे जो नीचे ध्वनियाँ होती हैं सामान्यतः इंसानों को सुनाई नहीं देते। कुत्ते, बिल्ली, ये सब, चमगादड़, ये सब अपश्रव्य ध्वनियाँ सुन लेते हैं। चमगादड़ जो होता है वो इन्हीं अपश्रव्य ध्वनियों की सहायता से ही जो होता है वो चलता है। दूसरी है आपकी श्रव्य तरंगे। तो श्रव्य तरंगे इनसे ऊपर होती हैं, यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के जो मध्य होती हैं वो ध्वनियाँ आपकी कहलाती हैं श्रव्य ध्वनि, और हम लोग सुनने के लिए इन्हीं ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। अब इससे भी ऊपर अगर चली जाती है ध्वनि तो वो कहलाती है पराश्रव्य, यानी 20 किलो हर्ट्ज से जो ऊपर होगी, 20 किलो हर्ट्ज से जो ऊपर होगी वो ध्वनि आपकी कहलाएगी पराश्रव्य ध्वनि। तो आपने हिंदी का पहला टॉपिक जाना ध्वनि। उसी ध्वनि के साथ में हम लोग जीएस का कौन सा टॉपिक ऐसा है जो रिलेट करके साथ में पढ़ सकते हैं और साथ में याद भी रख सकते हैं। इन दोनों में समानता क्या है? ये भी ध्वनि है, ये भी ध्वनि है। दूसरा,
इसमें भी 3 प्रकार हैं और इसमें भी प्रकार कितने हैं? 3। केवल आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि उसकी चाल कितनी है, सबसे ज़्यादा चाल कहाँ है, सबसे कम चाल कहाँ है। तो इस प्रकार से आप अगर हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी के साथ जीएस भी आपका तैयार होता रहेगा। और आपको पता है कि तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जीएस ही निभाता है, क्योंकि हिंदी में तो हो सकता है आपको नंबर अच्छे मिल जाएं, लेकिन जीएस आपका हमेशा ही कठिन लगता है। तो इसलिए अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।